नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 28 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स देखेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उड़ान RCS scheme launched by the Ministry of Civil Aviation, Government of India. Which of these statements are correct? Question number 2. With respect to the 41st GST Council meet recently conducted, which of these statements are correct? Question number 3. Which of the following tribes in Andaman and Nicobar Islands are categorized under particularly vulnerable tribal group by Ministry of Home Affairs? Question number 4. Which Indian state launched its first marine ambulance, Pratiksha, to provide critical care and efficient rescue of fishermen at sea? Question number 5. Which country recently released a video of detonation of the world's most powerful hydrogen bomb called the Tsar bomb? Question number 6. With respect to Power Grid Corporation of India, which of the following areas are connected as of now? Question number 7. Which of the following mobile app is developed by Ministry of Electronics and Information Technology and National E-Governance Division to drive mobile governance in India, which provides a single platform for all Indian citizens to access pan-India e-government services ranging from central to local government bodies and other citizen-centric services? Question number 8. Which of the following countries does not border the South China Sea? Question number 9. Which of the following archaeological sites India has been converted a full-fledged circle from mini circle by the Ministry of Tourism and Culture? Question number 10. With which country India had signed an intergovernmental agreement for the supply of S-400 Triumph Air Defense System? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उड़ान RCS स्कीम। देखो ओनली वन इज द आंसर, तो मतलब सेकंड ऑप्शन फुल फॉर्म ऑफ उड़ान ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन उड़ान स्कीम इज ए सब स्कीम ऑफ इंटरनेशनल उड़ान स्कीम, ये भी गलत है। चलिए देखते हैं ये क्या है। पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। देखो न्यूज में इसलिए था 78 न्यू रूट्स अंडर उड़ान 4.0। देखो पहले उड़ान क्या है समझते हैं। उड़ान RCS उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म यही है। इस ए रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेटिंग द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्लाई। देखो आम नागरिकों को फ्लाई करने का मौका मिले और जल्दी ट्रांसपोर्टिंग हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है, वो भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ठीक है, कनेक्टिविटी करने के लिए एक स्कीम बनाया था। तो इसमें क्या है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं और छोटे एयरपोर्ट से दूसरे छोटे एयरपोर्ट्स तक, मतलब दूसरे स्टेट्स में जो इंटरनेशनल नहीं है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, तो उसमें ज़्यादा फ्लाइट्स डालेगा और अफोर्डेबल प्राइसेस में फ्लाइट्स की सुविधाएं दिया जाएंगे। तो ये है उड़ान स्कीम बेसिकली। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स उड़ान स्कीम में लिंक कर रहा है, राइट। तो उड़ान का 1, 2, 3, 4 करके एक एक वर्जन आते जा रहा है। तो उसमें एक एक प्रोजेक्ट नया वो लोग अनाउंस कर रहा है, राइट। तो देखो 78 न्यू रूट्स अंडर उड़ान 4.0। अभी उड़ान 4.0 में क्या अनाउंसमेंट हुआ, ऑन August 27, 2020 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सैंक्शन 78 न्यू रूट्स अंडर 4th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मतलब और भी एयरपोर्ट को जोड़ा गया, राइट। अब इंटरनेशनल उड़ान क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक उड़ान। जो उड़ान, देखो उड़ान क्या था, इंडिया के अंदर जितने भी रीजनल रिमोट एयरपोर्ट से उनको कनेक्ट करने का बात किया था। अब इंटरनेशनल उड़ान क्या है, देखो इट एम्स टू कनेक्ट स्मॉलर सिटीज डायरेक्टली टू की फॉरेन डेस्टिनेशंस। फॉर एग्जांपल देखो अभी तमिलनाडु में मान लो त्रिची है, अब उधर से भी लोग फॉरेन में काम करते हैं, एब्रोड काम करते हैं, तो उनको उधर से डायरेक्ट फ्लाइट, ऐसा नहीं त्रिची से मुंबई आएगा, नहीं तो दिल्ली आएगा फिर उधर से जाएगा, त्रिची से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधाएं दे जाएंगे। तो ये है इंटरनेशनल उड़ान, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the 41st GST Council meet recently conducted, which of these statements are correct? So answer is B, 2 only. मतलब 1, in the fiscal year 2020-21 GST collection is surplus amounting to rupees 2.35 lakh crores. Surplus
ये सरप्लस वर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया का अभी का इकोनॉमिक का कंडीशन देखते हुए सरप्लस आना बिल्कुल असंभव है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, देयर इज ए शॉर्टफॉल इन कलेक्शन ऑफ कॉम्पनसेशन सेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। शॉर्टफॉल है, एक तो कोविड-19 की वजह से है, राइट। देखते हैं द फॉलोइंग विद द की डिस्कशंस एट द 41st जीएसटी काउंसिल मीट। देखो दोस्तों, इस न्यूज सुबह की करंट अफेयर्स में हर्षित सर ने कवर किया था, तो मैं भी इसका ब्रीफ बताऊंगा क्या क्या डिस्कस हुआ था। देखो, इन द फिजिकल ईयर 2020-21 द जीएसटी शॉर्टफॉल इज 2.35 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल है। देयर इज शॉर्टफॉल इन कॉम्पनसेशन सेस ऑल्सो। अब कॉम्पनसेशन सेस क्या है, ये आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बताता हूं। कॉम्पनसेशन सेस ये है, जब जीएसटी लागू हुआ था तब क्या हुआ था, स्टेट्स के जो टैक्सेस है वो एकदम से अबोलिश हुआ था, और तब स्टेट्स को बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि बहुत सारे टैक्स जो कलेक्ट हो रहे थे वो माइनस हो गया। अब सेंटर ने क्या बोला, 5 साल तक आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो आपकी लॉस हुआ है उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे और एक कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होने की वजह से अब ये भी ठीक से दे नहीं पा रहा है, राइट। तो कॉम्पनसेशन सेस यही है। सेस मतलब क्या है, टैक्स के ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दिए तो उसको सेस बोलते हैं, जो नॉर्मल टैक्स है उसके ऊपर। अब देखो, द शॉर्टफॉल ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इज 97,000 करोड़, ठीक है। 97,000 करोड़ जो है वो ओनली इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से हुआ है। कैसे, मतलब जो इनको डिविडेंड मतलब कॉम्पनसेशन देना था जीएसटी लागू होने की वजह से, जो 5 साल तक देना चाहिए था वही नहीं दे पा रहा है, उसी का शॉर्टफॉल मतलब 97,000 करोड़ अभी देना बाकी है। एक तो वो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ सजेस्ट दैट दिस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। अब प्लान ये चल रहा है, आरबीआई से लोन लेने की एक बात किया था सुबह, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे रहे हैं स्टेट्स को, आरबीआई से कम इंटरेस्ट में लोन ले लो ताकि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो। As a part of the GST reforms, GST compensation cess was introduced through GST Compensation to States Act 2017. यही मैंने बोला था अभी, compensation देने के बाद the cess was levied on inter and intra-state supply of goods such as coal, tobacco, aerated drinks and automobiles. देखो यही सब चीजों में एक्स्ट्रा सेस लगाने की बात की थी for 5 years. The collected cess is go to the loss incurring states on the basis on a formula as compensation. देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेसिकली यही जानना है कि यही सब, इन्हीं सब चीजों से जो सेस कलेक्ट होगा वो कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा। देखो अभी क्या हुआ है, इन द फर्स्ट 4 months ऑफ दिस फिस्कल ईयर का फर्स्ट 4 months में क्या हुआ, द कॉम्पनसेशन सेस वाज कलेक्टेड वाज 33% लेस देन ऑफ 2019। पिछली साल से 33% लेस है, कोविड-19 की वजह से ही है। इट वाज रुपीज 21,940 करोड़। However, the GST compensation cess requirement stands at, देखो 26,000 करोड़ कलेक्ट होना था, पर 21,940 करोड़ ही कलेक्ट हुआ है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following tribes in Andaman and Nicobar Islands are categorized under particularly vulnerable tribal group by Ministry of Home Affairs? आंसर इज ए 1 2 3 4 5 ओनली, मतलब निकोबारीज पीवीटीजीज में नहीं है। देखो निकोबारीज भी अंडमान एंड निकोबार का एक ट्राइब है, पर वो पीवीटीजी कैटेगरी में नहीं है बस। वही न्यूज देखो, आज हिंदू में एक न्यूज आया था, 5 मेंबर्स ऑफ द ग्रेट अंडमान ट्राइब टेस्टेड पॉजिटिव, तो इसकी वजह से अंडमान न्यूज में आ गया। तो अंडमान की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो अंडमान में एक क्वेश्चन में जितने भी ये सब अंडमान के ट्राइब्स हैं, राइट। अब 5 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखो पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया में 18 स्टेटों में और अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब्स है इनको पीवीटीजी में डाला है। पीवीटीजी में डालने से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वैसे इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। ये आपको ये पीवीटीजीज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साइट्स में इसकी पूरी डिटेल से इंडिया में 18 स्टेटों में कितने पीवीटीजीज है ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और एक बार पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट्स द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक्सक्लूसिवली फॉर देम। देखो इसमें एक बात है, इसमें क्या पूछा है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कैटेगराइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका स्कीम जितने भी इनकी डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होते हैं इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। देखो अंडमान आइलैंड्स आर होम टू मेनी ट्राइब्स, ट्राइब्स इन पीवीटीजी आर कौन कौन से हैं, ग्रेट अंडमानीज, जोरावास, ओंगेज, सेंटिनलीज, शोम्पेन्स। क्वेश्चन नंबर 4, which Indian state launched its first marine ambulance Pratiksha
to provide critical care and efficient rescue of fishermen at sea? Answer is option B, Kerala. Kerala government launches its first marine ambulance Pratiksha to provide critical care and efficient rescue of fishermen at sea. देखो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, ये सब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फिशिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, राइट। अब इनमें जो सी में जाके फिशिंग करते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, एक मरीन एम्बुलेंस सेटअप किया, ठीक है। इनसे क्या होगा, अगर सी में अगर फिशरमैन को कुछ हुआ तो उस एम्बुलेंस के थ्रू इनको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाया जाएगा, राइट। अराउंड 30 फिशरमैन लूज देयर लाइव्स एट सी इन ए ईयर ड्यू टू एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग फिशिंग. Under this context, Government of Kerala has launched marine ambulance services to provide more efficient rescue. The marine ambulance specializes in providing first aid and also rescue operations. Specialize किस में है? First aid में और rescue operations में. The ambulance is capable of providing critical care to up to 5 people simultaneously. ये ambulance ऐसा बनाया है उसमें 5 बंदे तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक साथ. The ambulance runs on Scania engines and can run at maximum speed of 14 knots. इतने important नहीं है उनके इंजन का नाम है. The ambulance has been designed under the standard of Indian Ministry of Shipping. The other marine ambulances that are being deployed are Pratyasha and Karunya. देखो टोटल 3 मरीन एम्बुलेंस डिप्लॉय हो रहा है. एक प्रतीक्षा पहला है, इसलिए फर्स्ट एम्बुलेंस का क्रेडिट प्रतीक्षा को मिल गया. इन तिरुवनंतपुरम, प्रत्याशा इन एर्नाकुलम, कारुण्या इन कोझिकोड. ये तीनों डिस्ट्रिक्ट केरला का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है. तो ये क्वेश्चन नंबर 5. Which country recently released a video of detonation of the world's most powerful hydrogen bomb called the Tsar bomb? Answer is Russia. देखो on August 27, 2020 कल रशिया रिलीज ए 40-minute वीडियो ऑफ डिटोनेशन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब. एक वीडियो आया था, उन्होंने बोला एक वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल है. द बॉम्ब वाज कॉल्ड जार बॉम्ब, TSAR बॉम्ब. इट इज बिलीव्ड टू बी 3,333 times more destructive than that of the Hiroshima Nagasaki atom bombs, Little Boy and Fat Man. 3,333 times powerful है जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था. The hydrogen bomb was first tested over Novaya Zemlya, an archipelago in the Arctic Ocean. Arctic Ocean में एक archipelago of islands है, मतलब chain of islands जो भी है, इसका नाम है Novaya Zemlya. The video release was टाइटल टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बॉम्ब विद यील्ड ऑफ 50 मेगाटन्स. देखो अभी हमें वीडियो ही मिला है, बाकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है. द वीडियो शोज हाउ द बॉम्ब वाज बिल्ट एंड कैरीड टू टेस्टिंग सेंटर. द बॉम्ब वाज 26 फीट लॉन्ग एंड वेट मोर देन 27 टन्स. देखो कितना बड़ा है और कितना वेट है. द कंट्रीज दैट हैव कंडक्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कौन कौन से कंट्री अभी तक किया है? ब्रिटेन, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. In 2013, North Korea is the whole world that is has successfully conducted the test of a hydrogen bomb. ये न्यूज़ तो हमें पढ़ा ही था. नॉर्थ कोरिया भी बोला था हम हाइड्रोजन बम टेस्ट किया करके, पर उसका भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इस लिस्ट में वो नाम नहीं है, राइट. क्वेश्चन नंबर 6. With respect to the power grid corporation of India, which of the following areas are connected as of now? Answer is 1 and 2 only. इंडिया बांग्लादेश लिंक में पावर ग्रिड का कनेक्शन है और इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर में भी है, बाकी तीनों में नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट. वाई इन न्यूज? देखो न्यूज में क्यों है. ₹1,200 crore प्लान टू लिंक लद्दाख विद नेशनल ग्रिड. ये न्यूज आया था. अब देखो इस ऑप्शन में लद्दाख भी है, पर अब ये इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है. 1-2 महीने बाद ये ऑप्शन निकल जाएगा. The government of India is implementing ₹1,200 crore project to link the regions of Ladakh and Leh with the national power grid. These regions, due to the isolated locations, remain power deficit regions, receiving only 5 hours of power supply from diesel generators and a very few micro hydel projects, right? तो 1,200 करोड़ प्रोजेक्ट होने वाला है. अब वैसे ही इस रीजन्स में पावर सप्लाई की बहुत कमी है. देखो उसमें लिखा है रिसीविंग ओनली 5 hours ऑफ पावर सप्लाई फ्रॉम डीजल जनरेटर्स एंड फ्यू जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं छोटे मोटे, और डीजल जनरेटर से ही लोग काम चलाते हैं. अब नेशनल ग्रिड क्या है? It is a high voltage electric power transmission network that connects power stations and major substations. देखो ग्रिड क्या है? जितने भी इंडिया में पावर स्टेशन है, हाई पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, सबको एक ग्रिड में कनेक्ट करेगा, एक नेटवर्क में कनेक्ट करेगा. इसको बोलते हैं ग्रिडिंग, नेशनल ग्रिड. इट इज owned, operated and maintained by पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके
एजेंसी है वही इसको ऑन करता है और मेंटेन भी करता है। ग्रिड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ओन पावर ग्रिड्स इन द वर्ल्ड विथ 307.8 gigawatt of installed power generation capacity. One of the largest नहीं है। The Union Territories Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands are not connected to the grid. आइलैंड है, थोड़ा दिक्कत है, तो ये दोनों अभी कनेक्टेड नहीं है। देखो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन महारत्न कंपनी। तो वो महारत्न कंपनी, आपको पता है कंपनीज को महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना ऐसे डिवाइड किया है, तो इसमें महारत्ना में आता है और डिवीजन उनके टर्नओवर्स, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये महारत्ना कंपनी में आता है, महारत्ना कंपनी लिस्ट में आता है। हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम, इंडिया, एंगेज मेनली इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। पावर ग्रिड ट्रांसमिट्स अबाउट 50% ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया ऑन इट्स ट्रांसमिशन नेटवर्क। Its former subsidiary company, Power System Operation Corporation Limited, POSOCO, handles power management for national grid and all state transmission facility. ये भी important है। देखो, इनका सब्सिडरी, फॉर्मर सब्सिडरी कंपनी जो है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैंडल्स पावर मैनेजमेंट। तो नेशनल ग्रिड का जो पावर मैनेजमेंट में ये एजेंसी करता है। देखो, अभी इनके मेजर माइलस्टोन्स अचीव, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेजर माइलस्टोन्स क्या क्या है, इसी में हमारे आंसर आ जाएगा। सम सक्सेसफुली कमीशन इंडो नेपाल क्रॉस बॉर्डर, इंडो नेपाल क्रॉस बॉर्डर को भी कनेक्ट किया है। कंट्रीज मिशन ऑफ वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड विद कमीशनिंग ऑफ 765 किलोवाट रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो, ये भी बताता हूं क्या है, ये आप आगे बताएंगे। सक्सेसफुली कमीशन 500 मेगावाट HVDC बैक टू बैक असिंक्रोनस लिंक मीटिंग, थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स है। बरहमपुर इंडिया एंड बरहामरा बांग्लादेश, तो इंडो बांग्लादेश में भी हो गया। आप देखो, वन नेशन वन ग्रिड, ये बजट में भी सीतारामन जी ने बोला था। देखते हैं क्या है। देखो, इनिशियली स्टेट ग्रिड्स वेर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म रीजनल ग्रिड एंड इंडिया वाज डिमार्केटेड इनटू 5 रीजन्स, नेमली नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथर्न रीजन। पहले रीजनली कनेक्ट होता था। देखो, पावर ग्रिड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, जैसे नॉर्थर्न एक था, ईस्टर्न एक था, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथर्न रीजन ऐसे था। तो रीजनली कनेक्शन तो था, पर ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया कनेक्शन नहीं था, सारे एक साथ कनेक्टेड नहीं थे। अब ये अकम्प्लिश हो गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे जितने भी रीजनल थे उन सबको एक साथ कर दिया, एक अम्ब्रेला के नीचे कर दिया। इन अक्टूबर 1991 नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न ग्रिड्स वेर कनेक्टेड, ठीक है। ये तीनों 1991 में कनेक्ट हो गया था। 2003 वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वेर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, हो गया। अगस्त 2006 में नॉर्थ एंड ईस्ट ग्रिड्स वेर इंटरकनेक्टेड, देयरबाय 4 रीजनल ग्रिड्स नॉर्थर्न, वेस्टर्न, वेस्ट ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड्स वेर are synchronously connected forming central grid operating at one frequency। देखो, 2006 तक क्या हुआ, जो नॉर्थर्न एरिया में है ये सब कनेक्ट हो गया। अब इनको ये लोग एक सेंट्रल ग्रिड हो गया, सदर्न कनेक्टेड नहीं था 2006 तक। ऑन 31 दिसंबर 2013 सदर्न रीजन भी कनेक्ट हो गया सेंट्रल ग्रिड। जो सेंट्रल ग्रिड ऑलरेडी एक साथ बन गया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब मिलके। अब सदर्न रीजन भी 2013 में इनमें कनेक्ट हो गया। वो कब था? 31 दिसंबर 2013 में। रायचूर कर्नाटका में रायचूर है और सोलापुर महाराष्ट्र, इन दोनों भी कनेक्ट हो गया। तो नेशन हमारा, इंडिया हमारा वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। वैसे हमारे फ्रीक्वेंसी कितना है इंडिया में पावर सप्लाई का? 50 हर्ट्ज, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन to drive mobile governance in India, which provides a single platform for all Indian citizens to access pan-India e-government services ranging from central to local government bodies and other citizen-centric services। तो the answer is D, उमंग। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो उमंग एप्लीकेशन, राइट। देखो, न्यूज में क्यों था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिलीवर सर्विसेज ऑफ उमंग एप्लीकेशन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर्स ये है, हर विलेज में रहता है एक छोटा सा ऑफिस रहता है, उनमें स्टाफ बैठे रहते हैं जिसमें जिनको कंप्यूटर नॉलेज है। जो जितने भी ई गवर्नेंस है, मतलब ऑनलाइन जितने भी गवर्नमेंट का काम अभी बना दिया गया है, वो एक्सेस करने के लिए अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम जाके उधर कॉमन सर्विस सेंटर में बोलने से वो हमारा हेल्प करता है। तो इनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाया है। अब देखो, on August 27, 2020, the National E-Governance Division and the Common Service Center signed a pact to facilitate the delivery of Umang application services through CSC। अब जो उमंग एप्लीकेशन सर्विसेज है उसका भी डिलीवरी कॉमन सर्विस सेंटर से होगा। इसके लिए दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। बाय दिस द सर्विसेज ऑफ द एप्लीकेशन विल रीच द सिटीजंस इजीली एज नेटवर्क ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स आर स्ट्रॉन्ग विद मोर देन 3.75 lakhs connected together, right? The agreement will help to benefit people who do not have access to smartphones।
और those who are not comfortable in accessing application based e-service on their own. देखो पूरा सर्विस तो ई सर्विस कर दिया, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कर सकता है, पर कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो सर्विसेज जो उमंग से दे रहा था वो कॉमन सर्विस सेंटर से भी देगा। कॉमन सर्विस सेंटर तो हर विलेज में है, ठीक है, उधर जाके बोलने से वो हमारी हेल्प करेगा। उमंग एप्लीकेशन वाज ए ह्यूज सक्सेस, इट रीच मोर देन 3.12 crores. Government of India through this move is trying to reach the unprivileged, illiterates and vulnerables, right? जो अनप्रिविलेज्ड है, जो इलिटरेट है, जिसकी एजुकेशन की कमी है, वो सबके लिए हेल्पिंग होगा उमंग। अब उमंग के बारे में, उमंग इस फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट है। is developed by Ministry of Electronics and Information Technology and National E-Governance Division to drive mobile governance in India. Umang provides a single platform for all Indian citizens to access pan-India e-government services ranging from central to local government bodies and other citizen-centric services. देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए नहीं है, इसमें लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी से, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके सर्विसेज आप एक ही प्लेटफॉर्म उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करने से आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर साउथ चाइना सी? आंसर इज बी, लाओस। देखो दिस इज साउथ चाइना सी, ये न्यूज में क्यों है आप लोग सबको पता होगा, सुबह करंट अफेयर्स में हर्षित सर ने कवर भी किया था, चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, ठीक है, तो ये आज न्यूज में था, यूएस चाइना के जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उसी के बारे में था। अब देखो साउथ चाइना सी का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, देखो फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया सब है। अब इसमें लाओस जो है, लाओस देखो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये एक लैंड लॉक्ड है, ठीक है, तो ये बॉर्डर नहीं कर रहा है, तो और आंसर इज लाओस, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following archaeological sites in India has been converted into a full-fledged circle from mini circle by the Ministry of Tourism and Culture? देखो पहले मिनी सर्कल था, उसको फुल फ्लेज सर्कल बना दिया, किसको? हम्पी, कर्नाटका को, कर्नाटका में हम्पी है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद पटेल ऑन वेडनेसडे अनाउंस 7 न्यू ऐसे सर्कल्स। देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहले सर्कल्स क्या है, ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स को मिनी सर्कल, फुल फ्लेज सर्कल ऐसे डिवाइड किया हुआ है। मिनी सर्कल मतलब जो छोटा एरिया होगा, फुल फ्लेज सर्कल मतलब उसके आसपास के एरिया भी मिला के जो बड़ा एरिया बनाएगा, राइट। अब देखो नया ऐसे सर्कल्स कहाँ का है, त्रिची, राजगंज, राजकोट, राजगंज नहीं रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ एंड अनदर हम्पी। देखो ये हम्पी जो है पहले मिनी सर्कल था, ये नया ऐड नहीं हुआ है, इसको अभी फुल फ्लेज सर्कल बना दिया, राइट। दिस विल प्रोवाइड ए मासिव बूस्ट टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट साइट्स इन दिस रीजन। अब ऐसे ने सर्कल बना दिया, मिनी सर्कल बना दिया, तो ये साइट्स इंपॉर्टेंट हो गया, अब इसमें स्टाफ आएंगे, फंड्स आएंगे और प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस के लिए और भी ज्यादा मौका मिलेगा इनको। मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, अब ऐसे का काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज द प्राइम कंसर्न ऑफ ऐसे। देखो मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का मेंटेनेंस करना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मेंटेनेंस करना, रिमेन नेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ भी रिमेन है और सबको मेंटेन करना ऐसे का काम है। एंड फॉर दिस, ये सब करने के लिए एंटायर कंट्री को 29 सर्कल्स एंड 3 मिनी सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। द एक्सरसाइज टू अपग्रेड द हम्पी मिनी सर्कल इज पार्ट ऑफ ए लार्ज मूव that has led to the creation of 7 new circles of ASI across the country so as to strengthen the process of preservation of archaeological monuments along with the registration of artifacts. देखो हम्पी पहले मिनी सर्कल था, ये हम्पी को भी फुल फ्लेज सर्कल बना दिया, क्यों? क्योंकि हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हम्पी पुराने विजयनगरा एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट सिटी था और ये काफी बड़ा एरिया भी है। अब हम्पी को फुल फ्लेज सर्कल बनाने से उधर के आसपास भी जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगा और फोकस करना पड़ेगा इनको प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए। द अपग्रेड प्लान वाज ए वेलकम डेवलपमेंट एज इट नॉट ओनली रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ मोर फंड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल स्टाफ बट विल हेल्प इन फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। और फोकस्ड होगा, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्वेशन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए और फोकस्ड अप्रोच होगा। ये अपग्रेडेशन से मतलब मिनी सर्कल से जो फुल फ्लेज सर्कल बना दिया और एडिशनल स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा और एडिशनल फंड्स भी आएंगे, राइट। देखो ये है हम्पी कर्नाटका का एक फोटो है, राइट। ये होस्कोट करके रेलवे स्टेशन में आपको उतरना पड़ेगा कर्नाटका में, उधर से करीब 40 किलोमीटर है, बहुत सुंदर जगह है, विजयनगर एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 10,
With which country India had signed an intergovernmental agreement IGA for the supply of S-400 Triumph air defense system? Answer is Russia. India and Russia inked the $5.2 billion defense contract for the S-400 Triumph Air defense system in October 2018. देखो अक्टूबर 2018 में साइन हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था 2021 तक डिलीवर करेंगे, राइट। न्यू दिल्ली हैड अर्ज मॉस्को टू डिलीवर यूनिट्स अर्ली एमिड रीसेंट बॉर्डर टेंशन विद चाइना। देखो न्यू दिल्ली जब इंडिया चाइना का टेंशन चल भी रहा है और चल रहा था, तब रशिया को बोला हमने जो ऑर्डर किया है आपको थोड़ा जल्दी दे दो, पर उन्होंने बोला है इतना जल्दी दे नहीं पाएंगे। अब देखो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी एक ऑनगोइंग आर्मी 2020 एक्सपो चल रहा है, ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है आर्मी 2020 एक्सपो रशिया में, इसमें इंडिया भी है, राइट। तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, उनका एक एजेंसी है FSMTC, फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने यह बोला हमने इंडियन पार्टनर्स के साथ डिटेल डिस्कशन किया एक S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में, और ये बोला कि 2021 से पहले हम आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, पर हमने एक नहीं ऑर्डर किया, एक से ज्यादा ऑर्डर किया है। तो जो सब्सिक्वेंट होगा, जो एक आने के बाद जो अगला डिलीवरी हो हम जल्दी कर लेंगे, पर आपको पहला मिसाइल सिस्टम मिलने के लिए 2021 तक वेट करना पड़ेगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया, राइट। अब आता है यूएस सैंक्शन। देखो 2018 में जब ये डील साइन हुआ था, तब एक यूएस सैंक्शंस के बारे में यूएस सैंक्शन चल रहा था। अब क्या है, जस्ट मैं ब्रीफली बताता हूं। देखो यूएस गवर्नमेंट का एक एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकास एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कैट्सा। तो ये एक्ट क्या है, इट बैन्स कंट्रीज फ्रॉम बाइंग इक्विपमेंट वर्थ मोर देन $15 million फ्रॉम डिफेंस रशियन कंपनीज लिस्टेड अंडर इट एंड इंपोजेस सैंक्शन अगेंस्ट देम। देखो यूएस और रशिया के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन्होंने जो यूएस के फ्रेंड्स कंट्रीज है, तो उनको ये बोला है, सबको बोला है बेसिकली, हमारा एक एक्ट है कि $50 million से ज्यादा कोई भी इक्विपमेंट आप लोग खरीद नहीं सकते रशिया से। तो इंडिया को जब ये पता चला, इंडिया ने बोला हम क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे ये दूसरे कंट्री डिसाइड नहीं करेंगे, तो इंडिया ने सैंक्शंस को बाजू में रखा और ये डील साइन हो गया था, राइट। तो ये रहा S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड थोड़ा अप करना है या और कोई टॉपिक्स ऐड करना है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इस पीपीटी की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरा ये डेली क्यूज आपको अच्छा लग रहा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।